हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेकर आ गए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज की क्लास के एजेंडा में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देन हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन कोड को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रजिस्टर को। देन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद हम टाइम एंड कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिस्कस करेंगे। देन हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम समझेंगे इंटरप्ट के बारे में। आज की क्लास का ये सारा का सारा एजेंडा है जो कि इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे कंप्यूटर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है ऑर्गेनाइज रहता है, यानी कि इंटरकनेक्टेड रहता है। इंटरकनेक्टेड कैसे डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि उसका जो पेरिफेरल डिवाइस है वो कैसे कनेक्टेड रहता है और कैसे वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। तो इन चीजों को ये डिस्क्राइब करने का काम करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसके किसके साथ ये डील करता है। उसमें सबसे पहला है सीपीयू के स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, जो कि हम बता चुके हैं। सीपीयू का 3 पार्ट्स होता है, एक तो होता है सीयू, एक एएलयू और तीसरा रजिस्टर। तो इन सभी के साथ डील करने का काम करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की के साथ भी डील करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और मेमोरी के हायरार्की कैसे होता है हम बताए हुए हैं पहले भी, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। सबसे पहले आता है रजिस्टर, सबसे ऊपर में, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट यही है। उसके बाद आता है हमारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी देन आता है हमारा मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों सेम होता, और इसके अंदर में रैम रोम आ जाता है, इसका टाइप्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये है मेमोरी का हायरार्की एक तरह से। ठीक है, तो इसके साथ भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। और लास्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस और कम्युनिकेशन। तो इनके साथ भी ये डील करता है। ठीक है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोकस किस चीज पे करता है, यानी कि उसका पर्पस क्या रहता है कि कंप्यूटर का फिजिकली इंप्लीमेंटेशन, कैसे कंप्यूटर बन जाए। मेन इसका पर्पस ये रहता है, इन चीजों पे ही ये फोकस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझ सकते हैं कैसे एक कार का इंजन जो है वो इंटरनली कनेक्टेड रहता है गियर सिस्टम से या व्हील से या ब्रेक से। तो ये सारा का सारा इंटरनली पार्ट्स है, वो कैसे आपस में कनेक्टेड रहता है। तो ये एक तरह से एग्जांपल है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या कैसे होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, डेटा आएगा हमारे पास इनपुट यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, अब इनपुट यूनिट से आ जाएगा हमारे पास मेमोरी में। ठीक है, यानी कि स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट का जो है 2 पार्ट्स है, एक तो है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी। तो पहले आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ये दोनों हो गया हमारा स्टोरेज यूनिट का पार्ट्स। तो इस तरीका से आप भी बना सकते हो एग्जाम में
डायग्राम कंप्यूटर का। ये सेकेंडरी से प्राइमरी में आ सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन, और प्राइमरी से सेकेंडरी में भी जा सकता है, ठीक है। और नीचे में आता है हमारा सीपीयू, और सीपीयू में रहेगा हमारा, एक तो यहाँ पे दो ही पार्ट्स रहेगा, एक तो सीयू रहेगा यानी कि कंट्रोल यूनिट, और दूसरा रहेगा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये भी आपस में कनेक्टेड रहेगा और ये भी रहता कनेक्टेड, ठीक है। इस टाइप से जाता भी है और आता भी है। और फिर हमारा आ जाता है आउटपुट यूनिट, यहां से हमारा हो जाएगा आउटपुट यूनिट, ठीक है। और लास्ट में हमें मिल जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, ठीक है। ये हमें लास्ट में मिल जाएगा एज ए आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ये सिंबल का यूज किया है इनपुट यूनिट के लिए। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम की तरह है। यदि आपको फ्लो चार्ट याद होगा, उसका सिंबल याद होगा, तो हमें इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करना रहता था पैरेललोग्राम का सिंबल। यहाँ पे इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज किए, यहाँ पे आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम का यूज किए हुए। तो ये सिंबल इसलिए बनाए हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप बना सकते हो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीका से होता है, ठीक है। एग्जाम में भी आप बना सकते हो इस तरह से। ये हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू का टाइप सब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंपोनेंट होता है, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है, ये डेटा या प्रोग्राम यूजर से एज ए इनपुट लेने का काम करता है, रिसीव करता है। और ये सबसे पहला टास्क होता है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो है कोई भी डेटा जो प्रोग्राम हमें मिला फ्रॉम यूजर, तो उसका आउटपुट प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यूज होता है कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, या कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसे स्टोर करने का काम करेगा, जो कि इनपुट यूनिट के थ्रू इंटर करवाया गया, ठीक है, लिया गया है। नेक्स्ट है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये यूज होता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉजिक यानी कि लॉजिकल वाला, लेस देन ग्रेटर देन स्टेप से नॉट इक्वल टू स्टेप वाला। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो उसमें एएलयू यूज आएगा। नेक्स्ट है सीयू कंट्रोल यूनिट यानी कि जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे कि सीपीयू में एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे होंगे, ट्रेवल करते हैं, तो रोड पे ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो सीटी बजा करके रोकते हैं, फिर एक साइड को एलो करते हैं जाने के लिए। तो उसी तरह ये सीपीयू में काम करता है, सीयू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है रजिस्टर। तो इसका रजिस्टर जो है काफी हाई स्पीड रहता है इसका, और इसका साइज का बात करें तो काफी कम रहता है, और ये प्रेजेंट रहता है सीपीयू के अंदर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी पॉइंट। इसके अलावा भी एक होता है बस। बस, अब बस का नाम सुनेंगे, एक तो बस होता है जिससे हम ट्रेवल करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, हम बस का यूज करते हैं। तो ये बस का भी मीनिंग सेम ही है, बट ये यूज होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में भी हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा है, तो उसे ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं एक मीडियम, तो उसी को बोलते हैं बस। और ये मीडियम जो है कनेक्टेड रहता है मोर देन वन डिवाइस। तो आप इसे इस तरीका सिंपल लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। ये क्या है, एक मीडियम है, medium, a medium which is used to transfer the data from one device to another. And
या नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो, एंड इट इज कनेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन डिवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि कोई भी वायर रहता है, जैसे आप अपने फोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से अपने फोन में ट्रांसफर करते रहते हो कोई डेटा, तो वहां पे भी जो मीडियम हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा इंफॉर्मेशन शेयर होता है उसे हम बस बोलते हैं। सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन कोड को समझते हैं हम पहला पॉइंट के हेल्प से। इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? एक बाइनरी पैटर्न है, यानी कि ये 0 1 के फॉर्म में रहेगा इस तरीका से। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक इंस्ट्रक्शन को, और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा सीपीयू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करता है। तो सबसे पहले करता है कि कोई भी ऑपरेशन को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे वो एडिशन हो जिसे हम ऐड बोलते हैं, या लोड करवाना हो, या स्टोर करवाना हो, या सब करवाना हो। सब मतलब सब्सट्रैक्शन। ये सब जो है निमोनिक्स है, ये सारा का सारा निमोनिक्स जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज को ही यूज करके हम समझेंगे सभी पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स यानी कि जो डेटा को स्टोर करके रखे, जैसे कि आप वेरिएबल को देखे होंगे, सपोज दैट a+b है, a+b, ये ए बी जो है ये ऑपरेंड्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा, इसे ऑपरेंड्स बोलेंगे। ये प्लस जो है ये ऑपरेटर हुआ। ठीक है, और ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का काम करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। तो हमें पता है कि हर एक वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है, वो किस मेमोरी में कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें पता रहता है। तो वही बता रहा है कि ऑपरेंड्स का एड्रेस को भी ये स्पेसिफाई करने का काम करता है इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन कोड जो है ये मशीन लैंग्वेज का बेसिक फॉर्म होता है, जो कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड होता है किसके थ्रू? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के थ्रू। हमें पता है कि कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में जो बाइनरी नंबर रहता है उसी को समझने का काम करता है, तो ये डायरेक्टली समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन कोड जो है एक तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मशीन लैंग्वेज है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को बनाने का एक तरह से बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन कोड का स्ट्रक्चर को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। तो ये जो इंस्ट्रक्शन कोड का स्ट्रक्चर है इसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट है ऑपरेशन कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑफ कोड। तो एक तो ऑपरेशन कोड होता है जो कि डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन का बात करें तो वो ऐड हो गया, एडिशन होगा, सब मीन सब्ट्रैक्शन होगा, एंड मतलब एंड होगा, या और होगा, या लोड होगा, या स्टोर होगा। इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उन चीजों को ये डिफाइन करने का काम करता है, यानी कि उसे बताने का काम करता है। ठीक है, और ये यूजुअली जो है 4 to 8 बिट के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये जो स्पेस लेगा वो 4 से लेकर के 8 बिट ही लेगा ऑपरेशन कोड। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड्स और डेटा के लोकेशन को। ये जो है हो सकता है रेफर करे मेमोरी एड्रेस को, या रजिस्टर एड्रेस को, या इमीडिएट वैल्यू जो है उनको कर दे, या स्टैक लोकेशन हो तो उसे कर दे। स्टैक आपको शायद पता हो कि जब कभी भी आप जाते हो कहीं पे खाने के लिए, दावत वगैरह, वहां पर आपको देखने के लिए मिलता होगा प्लेट इस तरीका से एक के बाद एक रखा जाता है। तो इसमें जो है फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑफ प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, यानी कि जो पहले आया वो लास्ट में आउट होगा। तो यदि आप एक्सेस करोगे तो सबसे पहले ये जो टॉप में है इसे आप यूज करोगे, फिर नेक्स्ट वाले को, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो जो फर्स्ट आया वो सबसे लास्ट में कर, यानी कि सबसे पहले इसे रखा गया था, फिर ये। तो जो सबसे पहले रखा गया उसको सबसे लास्ट में हम एक्सेस करते हैं, तो इसे कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, आगे आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे इन सभी चीजों को,
फिलहाल आप सुनते जाओ, यदि सुना हुआ रहेगा तो आगे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। जनरली यदि हम फॉर्मेट का बात करें इंस्ट्रक्शन का, तो वो होता है इस तरीका से। एक तो ऑपरेशन कोड आ जाता है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑप कोड, ठीक है, ऑप कोड आ जाएगा। फिर होता है एड्रेस, इस तरीका से ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप कोड जो है ये 8 बिट या 4 बिट ही लेने का काम करेगा, बाकी ये एड्रेस लेगा, ठीक है। यदि 16 बिट का है तो 0 से लेकर के ये 11 तक ये लेगा, और ये 12 से लेकर के 15 तक लेगा, ठीक है। 12, 13, 14, 15 4 बिट ये लिया, और बाकी रिमेनिंग एड्रेस लेगा। तो इस तरीका से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे नंबर ऑफ बिट्स एंड इंस्ट्रक्शन कोड। इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। यदि n बिट यूज हो रहा है ऑपरेशन कोड के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना होगा, तो वो होगा 2 की पावर n, ठीक है। यदि 4 बिट यूज हो रहा है ऑपरेशन कोड के लिए, तो वो 16 इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, ठीक है। यदि 8 बिट ऑपरेशन कोड के लिए यूज हो रहा है, तो वो 256 इंस्ट्रक्शन वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट को समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक कमांड है जो कि सीपीयू को दिया जाता है कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ये एक तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि कलेक्शन। सेट को ही हम बोलते हैं कलेक्शन भी, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि सपोर्ट किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये किन किन चीजों को डिफाइन करता है। तो सबसे पहला है कि जो भी ऑपरेशन सपोर्ट करता है उनको ये डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, देन है एड्रेसिंग मोड को भी ये डिफाइन करता है। लास्ट में डेटा टाइप को भी ये डिफाइन करने का काम करता है इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको पता होगा शायद, डेटा टाइप क्या होता है। यदि नहीं पता है तो हम एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो डेटा टाइप हमें ये बताता है कि किस टाइप का वैल्यू लेगा कोई वेरिएबल, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर इंपोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन कोड का इंपोर्टेंस को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। तो सबसे पहला है कि ये जो है प्रोवाइड करता है इंटरफेस किन किन चीजों के बीच में। तो एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिफाइन करता है कि सीपीयू कैसे अपना टास्क को परफॉर्म करवाता है या करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये कंट्रोल करता है एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी, रजिस्टर को भी, और मेमोरी ऑपरेशन को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद है ये डिटरमाइन करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट करता है एग्जीक्यूशन टाइम को और एफिशिएंसी को भी। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है इंस्ट्रक्शन कोड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के बारे में हम समझते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट के हेल्प से। रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी यूनिट है जो कि लोकेटेड रहता है सीपीयू के अंदर में। यानी कि वो जो सीपीयू है, हमें पता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले सीयू होता है, एलयू होता है, फिर रजिस्टर होता है। इस तरीका से बार बार यदि रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर आप देख सकते हो कि सीपीयू के अंदर में है, ये सीपीयू हुआ हमारा, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर में रहता है। तो ये काफी, लेकिन स्पीड इसका बहुत फास्ट होता है। और साइज का बात करें तो ये काफी कम साइज का रहता है। ये ज्यादा से ज्यादा कोई भी डेटा 8 बिट का स्टोर कर सकता है या 16 बिट, ठीक है, या 32 बिट, तो बिट में स्टोर करने का काम करता है। इसका ज्यादा, यदि हमारे पास ज्यादा लार्ज साइज का है कोई भी डेटा, तो उनको ये स्टोर नहीं कर सकता रजिस्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला है कि टेम्पोररी बेस पे ये डेटा को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर करता है। सपोज डेट कि a प्लस बी इंटू सी है,
तो पहले हमें पता है कि बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले का काम करता है। सपोज ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू भी 5 है और सी का वैल्यू 2 है, तो पहले ये ब्रैकेट का काम करेगा। ब्रैकेट दोनों का ऐड हो जाएगा यानी कि 10। तो ये जो 10 होगा ये इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा, ठीक है। देन ये मल्टीप्लाई होगा 2 से इसमें, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 20। तो ये जो 10 आया बीच वाला इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो इसको भी होल्ड करने का काम करता है हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट है ये इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आया हुआ है तो उस इंस्ट्रक्शन को भी ये होल्ड करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो मेमोरी एक्सेस के लिए जो एड्रेस होता है उसको भी ये होल्ड करने का काम करता है। तो इनका ये सारा का सारा यूज है रजिस्टर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर जो है बनता है ये फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से। हम बताए हुए भी कि फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से ही रजिस्टर हमारा बनता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। और हमें ये भी पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को स्टोर या शिफ्ट करवा सकता है। तो इसलिए प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट को ही, कोई भी डेटा है उसके एक बिट को ही स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए यदि 16 बिट का कोई रजिस्टर है तो उसको 16 फ्लिप फ्लॉप का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है रजिस्टर जो है काफी फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि हम पहले भी हेरेची बना करके दिखा चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे, इसी लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर का एक तरह से फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला है स्पीड। इसका स्पीड जो है काफी फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइज। इसका साइज की यदि बात करें तो वो काफी लिमिटेड रहता है, काफी स्मॉल रहता है, वो 8, 16, 32 इस टाइप से बिट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन, और ये जो सीपीयू के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन, ये जो है अर्थमेटिक, लॉजिक या एड्रेस, डेटा मैनेजमेंट इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोररी स्टोरेज, ये टेम्पोररी बेस पे ही कोई भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको सारा पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टर का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर रजिस्टर का कुछ लिस्ट है, यानी कि कुछ नाम है बेसिक कंप्यूटर के लिए जो भी रजिस्टर होता है, और उसका सिंबल देखेंगे, फिर उसका बिट कितना लेता है यानी कि साइज क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, वो काम क्या करता है यानी कि फंक्शन वो भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर का यदि हम सिंबल का बात करें तो वो होता है DR, ठीक है। और इसका साइज होता है कितना नंबर ऑफ बिट लेता है तो 16 बिट, और ये करता है मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AR, ठीक है। और इसका यदि हम नंबर ऑफ बिट का बात करें तो वो होता है 12, और ये होल्ड करता है मेमोरी के लिए एड्रेस को। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं AC। ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्योंकि आगे जाकर के इसका यूज आएगा। और नंबर ऑफ बिट होता है 16। इसका फंक्शन है प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं IR, ठीक है। और इसका यदि हम बिट का बात करें नंबर ऑफ बिट वो होता है 16, और ये इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PC, और ये 12 बिट को स्टोर करने का काम करता है। 12 बिट एक तरह से इसका साइज है, और ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद है टेम्पोररी रजिस्टर। टेम्पोररी रजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TR, और इसका नंबर ऑफ बिट होता है 16, और ये टेम्पोररी डेटा को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INPR। INP मतलब इनपुट, R मतलब रजिस्टर, और ये साइज की बात करें तो इसका रहता है 8 बिट, और ये इनपुट कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है। कैरेक्टर यानी कि जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, इस टाइप से। कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 6 को भी लिख रहे हो तो ये भी एक तरह से कैरेक्टर ही कहलाएगा, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यदि एक सिंबल कोई सा भी यूज कर रहे हो तो वो कैरेक्टर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट रजिस्टर। तो आउटपुट रजिस्टर का सिंबल होता है OUTR, यानी कि OUT मतलब आउटपुट, R मतलब रजिस्टर। इसका नंबर ऑफ बिट होता है 8,
और ये आउटपुट कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है। आई होप आपको सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक कमांड होता है जो कि दिया जाता है सीपीयू को कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये रिटर्न होता है बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज के फॉर्मेट में। आप इसे और भी बोल सकते हो, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी ये लिखा जा सकता है अब अभी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्ट करता है एक ब्रिज की तरह। किन किन चीजों के बीच में? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करता है, यानी कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। हम जब एक कभी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो देते हैं हम हार्डवेयर के हेल्प से, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, तो इसके हेल्प से हम देते हैं इंस्ट्रक्शन। और वो देते हैं कैसे? जैसे सी में ही प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो हम टर्बो सी ऐप को यूज करते हैं, या नहीं तो वीएस कोड को यूज करते हैं, तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर हुआ, तो सॉफ्टवेयर को देते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, यूजर जो भी देता है वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन ही तो रहता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं आप कि ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट को हम समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। सबसे पहले आता है ऑप कोड, यानी कि ऑपरेशन कोड, जो कि बताने का काम करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो ऐड है, एडिशन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या लोड होगा, स्टोर होगा, एंड होगा, और होगा। इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और भी ऑपरेशन है असेंबली लैंग्वेज में, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उनको स्पेसिफाई करने का काम करता है ये ऑप कोड, ठीक है। और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है एएलयू को और कंट्रोल सिग्नल को। नेक्स्ट है ऑपरेंड्स, यानी कि डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। कोई रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन या इमीडिएट कोई वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड जो है ऑपरेंड्स के एड्रेस को स्पेसिफाई करने का काम करता है मेमोरी में और रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है मोड, यानी कि वो किस मोड में रहेगा। तो एड्रेसिंग मोड को स्पेसिफाई करने का काम करता है, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, या रजिस्टर होगा या इमीडिएट होगा, इनमें से क्या होगा मोड उसका। तो ये चीज को डिसाइड करने का काम करेगा, ठीक है। ये सब हो गया कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर होता है किन किन चीजों के बीच में। तो रजिस्टर हो गया, मेमोरी हो गया, या इनपुट आउटपुट हो गया, इन सभी के बीच में डेटा ट्रांसफर होने का काम होता है इसमें। वो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मूव हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि ऐड हो गया, सब हो गया, मल हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यदि हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, यानी कि बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, यूज करना है, तो उसके लिए हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो उसमें आता है एंड और एक्सोर, नोट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, तो इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, उसका सीक्वेंस को चेंज करने का काम करता है, एक तरह से उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि JMP हो गया, जंप हो गया, कॉल, रिटर्न, होल्ड, ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज आता है उसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे कि IN हो गया, OUT, आउट हो गया, ठीक है। और आता है एक हमारा 6 नंबर का शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो ये यूज होता है रजिस्टर के अंदर में बिट को शिफ्ट और रोटेट करवाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, SH मतलब शिफ्ट, R मतलब राइट, उसके बाद ROL रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट। तो इन सभी टाइप्स के
तो ये सभी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये यूज होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या क्रिप्टोग्राफी सब में, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग के बेस पे जो इंस्ट्रक्शन का टाइप होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ये यूज होता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में। स्टैक आपको पहले भी बता चुके हैं, ये एग्जांपल दिए हुए थे प्लेट का, ठीक है। इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है पुश, पॉप या टॉप होता है या एम्प्टी, ठीक है। तो इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक में, तो इसमें यूज होता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो इसमें एक तो ऑपरेंड्स होता है और दूसरा एक्यूमुलेटर होता है, ठीक। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऐड कर रहा है एक्स को, यानी कि एक्स एक ऑपरेंड्स है और यहाँ पे एस यानी कि एक्यूमुलेटर से हो रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में पहले कुछ वैल्यू ये ऐड होकर के स्टोर होगा, फिर ये दोनों आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि मूव R1, R2, इसका मतलब हुआ कि मूव कर दो R1 को R2 में, इस टाइप से। यदि प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो R1 का जो भी वैल्यू है वो R2 में मूव हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है तीन ऑपरेंड्स फील्ड रहता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो ऐड R1, R2, R3। तो इसमें बोल रहा है कि R2 प्लस R3 जो होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो R1 में स्टोर कर दो, इस टाइप से। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो असेंबली लैंग्वेज में इस तरीका से ही यूज होता था कोड, ठीक है। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसमें हर एक चीज के लिए निमोनिक्स याद रखना पड़ता था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को हटा दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे है इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो ये डिफाइन करता है सभी ऑपरेशन जो सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जितना भी एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है सभी को कंट्रोल करने का काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है ये एक प्रोग्राम को लिखने में, एल्गोरिथम को लिखने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंस ये हुआ। उसके बाद है ये जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज का एक तरह से फाउंडेशन का तरह काम करता है। उसके बाद है प्रोवाइड्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। हार्डवेयर पर ये डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीपीयू का डिजाइन और आर्किटेक्चर, इनको भी ये इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप खुद से भी पढ़ना इस तरीका से एग्जाम में याद करके, ये थियोरिटिकल ही है ज्यादातर, तो आप याद करके बार बार रिवाइज करके देख करके आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। टाइमिंग एंड कंट्रोल जो है ये एक कंप्यूटर का इसेंशियल फंक्शनल यूनिट है, जो कि ये इंश्योर करता है कि जितना भी ऑपरेशन है वो जो हो रहा है वो वेल डिफाइंड सीक्वेंस में और प्रॉपर टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का जो कंप्यूटर में जो एग्जीक्यूशन होता है वो इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, यानी कि माइक्रो ऑपरेशन के सीरीज को। कैसे? तो वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है सबसे पहले, फिर उसे डिकोड करता है, फिर ऑपरेंड्स को रीड करता है, उसके बाद अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, देन वो रिजल्ट जो आता है उसे भी स्टोर करने का काम करता है। तो इस तरीका से सीरीज भी एक काम करता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहला आता है एक कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये जनरेट करता है एक सिग्नल को, जो कि सीपीयू का इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है टाइमिंग यूनिट, यानी कि क्लॉक जनरेटर। ये प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन के लिए एक पीरियोडिक पल्स को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल यूनिट और टाइमिंग यूनिट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे टाइमिंग और कंट्रोल का नीड, यानी कि इनका जरूरत क्यों है।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी माइक्रो ऑपरेशन है उसका करेक्ट सीक्वेंस है या नहीं है, इन चीजों को ये इंश्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि जितना भी कंपोनेंट है उसको सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। उसके बाद ये टाइमिंग और कंट्रोल जो है ये बचाता है डेटा कोलिजन और लॉजिकल एरर से। यानी कि डेटा कोलिजन कहने का मतलब है कि एक डेटा दूसरे डेटा से मिल ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन साइकिल होता है उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है ये। लास्ट है कि ये कोऑर्डिनेट करता है सीपीयू को मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। तो ये नीड है टाइमिंग एंड कंट्रोल का। आई होप सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। स्लाइड पे कंपोनेंट ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला कंपोनेंट है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल क्या होता है उसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। क्लॉक सिग्नल एक स्क्वायर वेव होता है जो कि जनरेट होता है ऑसिलेटर के हेल्प से, इस टाइप से, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस स्पीड ऑफ कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के स्पीड को भी डिटरमाइन करने का काम करता है, बतलाने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रत्येक पल्स जो है उसे हम क्लॉक साइकिल या टी स्टेट भी बोलते हैं, और एवरी माइक्रो ऑपरेशन जो है वो एक और मोर देन टी स्टेट को लेता है। टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल को समझते हैं। टाइमिंग सिग्नल जो है ये डिवाइड किया गया इस तरह से क्लॉक में T1, T2, T3 इस तरीके से T4, T5, ठीक है। और प्रत्येक टी स्टेट जो है ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑपरेशन को भी कॉल करने का काम करता है, इन्वोक करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि T1 जो कि इंस्ट्रक्शन को फैच करने का काम करेगा, T2 जो कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करेगा, T3 जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो इस तरीका से प्रत्येक टी स्टेट जो है वो कोई ना कोई माइक्रो ऑपरेशन को कॉल करने का काम करेगा, ठीक है। इन्वोक का मतलब ये होता है कॉल करना, यानी कि बुलाना, ठीक है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका तीसरा कंपोनेंट कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जो है ये भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंटरनल कंट्रोल सिग्नल और दूसरा है एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल। तो पहले इंटरनल कंट्रोल सिग्नल को समझते हैं। ये जो जनरेट होता है सीपीयू के अंदर में कंट्रोल करने के लिए एएलयू को, रजिस्टर को और डेटा मूवमेंट को और इनको डिकोड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो कि एक्यूमुलेटर में जो है स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर प्लस डीआर। आपको रजिस्टर का सभी का सिंबल बताए हुए थे, आप याद रखना, ठीक है। फिर जो है प्रोग्राम काउंटर जो है इसे एक इंक्रीमेंट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर ये जो टीआर है उसमें स्टोर कर दिया गया इसे, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल। तो ये जो है कंट्रोल इंटरेक्ट होता है मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, मेमोरी रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है ये यूज होता है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। किस चीज के लिए? तो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए। यदि हम फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बात करें तो वो फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, या कोई गेट्स हो सकता है, या डिकोडर हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनका फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला ये काफी फास्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। उसके बाद है कि इसका कंट्रोल लॉजिक जो है वो फिक्स होता है। उसके बाद थर्ड है ये काफी डिफिकल्ट होता है मॉडिफाई करने में, चेंज करने में, ठीक है। और ये यूज होता है RISC प्रोसेसर में। आगे जाकर के इसे हम समझेंगे, ठीक है, RISC को। नेक्स्ट हम इसका एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि इसका हाई स्पीड रहता है। नेक्स्ट है कि ये इफिशियंट मात्रा में ही हार्डवेयर को यूज करता है, ज्यादा यूज नहीं करता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो सबसे पहला है कि इसमें किसी भी टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि हम किसी भी टाइप का अपडेट करना चाहे, कोई सही करना चाहे, करेक्ट करना चाहे, वो भी काफी डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे दूसरा टाइप्स कंट्रोल यूनिट का माइक्रो प्रोग्राम
कंट्रोल यूनिट। तो इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। यूजेज एक कंट्रोल मेमोरी। ये जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है ये एक कंट्रोल मेमोरी को यूज करता है, ठीक है। और वो कंटेंट करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को जो जो जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर्स का बात करें तो सबसे पहला है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू मॉडिफाई होता है। नेक्स्ट है ये यूज होता है CISC प्रोसेसर में। नेक्स्ट फीचर्स है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, ये इंक्लूड्स करता है माइक्रो सिक्वेंसर को और कंट्रोल मेमोरी को, ठीक है। यदि हम एडवांटेज का बात करें तो ये काफी आसान है डिजाइन करना, बनाना और मॉडिफाई करना भी काफी आसान है, ठीक है। यदि हम डिसएडवांटेज का बात करें ये काफी स्लो होता है एज कम्पेयर टू हार्डवायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होता है, इसको ज्यादा मेमोरी का जरूरत पड़ता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों टाइप्स कंट्रोल यूनिट का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे फंक्शन ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, दोनों का फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट डेटा जो है फ्लो हो जाता है रजिस्टर के बीच में। नेक्स्ट है ये कंट्रोल करता है ALU ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन को। नेक्स्ट है मेमोरी रीड और राइट सिग्नल को एक्टिवेट करने का काम करता है। उसके बाद है ये हैंडल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भी। उसके बाद है इनिशिएट करता है इंटरप्ट हैंडलिंग को भी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है उसे भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ये सारा का सारा फंक्शन हो गया। तो इस तरीका से स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप से आप जवाब देना। यदि लॉन्ग में आए तो जो भी याद है जितना भी पढ़ के गए हो सारा का सारा लिख देना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो कि परफॉर्म होता है CPU के द्वारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, वो होता है फैच साइकिल, डिकोड साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल और स्टोर या राइट बैक साइकिल यानी कि रिपीट साइकिल। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो रिपीट साइकिल, रिपीट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक स्टेप जो है वो डिवाइड होता है T स्टेट में यानी कि क्लॉक पल्स में और माइक्रो ऑपरेशन में। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल का सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखना आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहला फेज है फेच साइकिल। ये क्या होता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, ठीक है। इसका दो स्टेप होता है, एक तो प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा ये इंस्ट्रक्शन जो है लोड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है डिकोड साइकिल। तो डिकोड साइकिल में क्या होता है कि ये कंट्रोल यूनिट जो है ये डिकोड करने का काम करता है इंस्ट्रक्शन को, यानी कि उसे इंटरप्रिएट करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ऑपरेशन कोड कौन सा है और ऑपरेंड्स कौन सा है, तो इनको भी आइडेंटिफाई करने का काम करता है डिकोड साइकिल, ठीक है। उसके फेज है एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल जो CPU के थ्रू जो ऑपरेशन परफॉर्म होना रहता है वो परफॉर्म करवाने का काम करता है। उसके बाद ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एग्जीक्यूट करता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को और डेटा को मूव करवाने का भी काम करता है, ठीक है। और लास्ट फेज है स्टोर और राइट बैक साइकिल, जिसे हम रिपीट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि रजिस्टर और मेमोरी में रिजल्ट को स्टोर करने का काम करता है और दूसरा ये PC को यानी कि प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सारा का सारा फैच है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम इंस्ट्रक्शन साइकिल का। तो सबसे पहले आ जाएगा फैच, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को ये फैच कर लेगा, फिर वो जो इंस्ट्रक्शन आएगा जो कुछ भी रहेगा उसे फिर डिकोड करेगा। डिकोड होगा किसके हेल्प से, तो डिकोडर के हेल्प से। फिर उसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ठीक है। डिकोड हुआ जो भी रहेगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये स्टोर करेगा, जो भी रिजल्ट आया उसे स्टोर कर लेगा
और इसके बाद ये जो है रिपीट करेगा यहां पे। इसे आप बोल सकते हो रिपीट साइकिल। ठीक है, फिर से ये पहुंच सकता है फैच के पास। ठीक है, इसी के साथ हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट में आपको पता है कि स्टार्ट करना रहता है, आप पीएचटी में पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। ठीक है, फैच होने के बाद हम इसे डिकोड करेंगे। ठीक है, फैच कर लिए, डिकोड कर लिए, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोर करेंगे। स्टोर होने के बाद फिर से मेरा यहां से रिपीट हो जाएगा, यानी कि इधर से लिख सकते हो रिपीट साइकिल। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा स्टॉप हो जाएगा इस तरीका से। ये तो नॉर्मल फ्लो चार्ट हो गया। एक और आता है हमारा इंटरप्ट वाला, उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो उसे सबसे पहले स्टार्ट आ जाएगा, स्टार्ट के बाद फिर मेरा फैच होगा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। तो आप इसमें इस तरीका से भी लिख सकते हो, फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर ये डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये चेक करेगा इंटरप्ट के लिए। और चेक करने के लिए कोई भी कंडीशन यदि चेक करना रहता है, उसके लिए हमें पता है कि डायमंड वाला सिंबल को यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटरप्ट, INTRRUPT इंटरप्ट है। ठीक है, अब लिख लेना ये ट्रू हुआ यानी कि यस हुआ, तो ये प्रोसेस हो जाएगा इंटरप्ट वाला, प्रोसेस इंटरप्ट। फिर ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, दोबारा से यहाँ पे रिपीट होने के लिए। ठीक है, और यदि नो हुआ तो इधर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरप्ट वाला फ्लो चार्ट। किनका? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ये नॉर्मल हमारा फ्लो चार्ट हो गया। तो आपको जो भी याद रहेगा वो आप ड्रॉ कर सकते हो फ्लो चार्ट एग्जाम में। यदि आपसे पूछा जा रहा है फ्लो चार्ट क्या होगा, तो इस तरीके से आप बना देना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से भी एक बार ट्राई करना बनाने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो रोल ऑफ रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में रजिस्टर का रोल क्या? सबसे पहला है कि पीसी, इसका रोल क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल में? ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद है यार यानी कि एड्रेस रजिस्टर, ये जो है मेमोरी जो एड्रेस को एक्सेस क्या रहता है उनको होल्ड करने का काम करेगा। फिर है IR, ये और करता है इंस्ट्रक्शन को बीइंग एग्जीक्यूटेड वाले को। ठीक है, नेक्स्ट है DR, ये होल्ड करता है डेटा जो मेमोरी से फैच हो चुका रहता है। ठीक है, AC है, AC अर्थमेटिक रिजल्ट को होल्ड करने का काम करता है। TR यानी कि इंटरनल ऑपरेशन के लिए जो टेम्पोररी रजिस्टर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी पॉइंट्स अच्छे से, इंस्ट्रक्शन साइकिल में रजिस्टर का क्या क्या रोल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे इंपोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ये इन चीजों को इंश्योर करता है कि टोटल ऑपरेशन जो है उसका सीक्वेंस प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक साइकिल के थ्रू। नेक्स्ट है कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है एग्जीक्यूशन को प्रिडिक्टेबल बनाता है और कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद है कि ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को माइक्रो स्टेप में डिवाइड करने का भी अलो करता है। उसके बाद है
ये सपोर्ट करता है इंटरप्ट हैंडलिंग को इफिशिएंटली रूप से, ठीक है। लास्ट है ये पाइपलाइन, मॉडर्न सीपीयू में पाइपलाइन को भी इनेबल कर देता है। ये सारा का सारा इंपोर्टेंस है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये वे इंस्ट्रक्शन है जिसका एग्जीक्यूशन जो है इन्वॉल्व रहता है मेन मेमोरी को एक्सेस करने में। किस चीज के लिए? तो ऑपरेंड्स और स्टोर होने वाले रिजल्ट को फेच करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस फील्ड को। किस चीज के लिए? तो मेमोरी के लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। ये किस तरीका से होता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन? सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑपरेशन कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑप कोड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एड्रेसिंग मोड, जिसे आई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो एड्रेसिंग मोड है ये दो पार्ट्स में होता है, दो टाइप का होता है। या तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग, या नहीं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग जब इसका वैल्यू 0 रहेगा तब हम बोलेंगे ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जब इसका वैल्यू 1 होगा। ये 0 से लेकर के 11 तक तो ये एड्रेस हो जाएगा, फिर 12, 13 और 14 ये रह जाएगा हमारा ऑपरेशन कोड, ठीक है। और 15 जो है ये रह जाएगा हमारा एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीका से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का टाइप्स, तो इसके डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इस कॉलम में ऑपरेशन कोड के बारे में, फिर इस कॉलम में इंस्ट्रक्शन के बारे में रह जाएगा, और देन हम मीनिंग को देखेंगे इस वाले कॉलम में, और लास्ट कॉलम हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। ऑपरेशन कोड है 000, तो इसमें इंस्ट्रक्शन होता है एंड वाला। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ये जो है बिटवाइज एंड ऑपरेशन, ये जो है ये सिंबल है बिटवाइज एंड ऑपरेशन का, ठीक है। ये परफॉर्म होता है किन किन चीज के बीच में? एक तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट था उनके बीच में, और दूसरा जो एड्रेस रजिस्टर के द्वारा जो मेमोरी का लोकेशन होता है, तो इन दोनों के बीच में परफॉर्म होता है बिटवाइज एंड ऑपरेशन, और वो स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। ये जो सिंबल है इस सिंबल का मीनिंग होता है कि स्टोर कर देना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसी को लिखते हैं तो इस टाइप से AC इक्वल टू ये जो भी है ये यहाँ पे इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। चाहे वो C हो या C++ हो, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। बट यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में ये वाला एरो यूज होता है, ठीक है, मूव करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। तो उसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन कोड है ये 001, तो ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवाएगा ऐड वाला, यानी कि एडिशन करवाएगा। तो एक्यूमुलेटर में ऐड कर देगा मेमोरी का ऑपरेंड्स को, ठीक है, उसे एक्यूमुलेटर में फिर स्टोर करवा देगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा ऑफ कोड 010, तो ये हमें परफॉर्म करवाएगा लोड एक्यूमुलेटर। ये क्या करेगा? जो भी मेमोरी से डेटा कॉपी होगा वो AC में स्टोर कर देगा, यानी कि एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है 011, तो इसका मीनिंग, इसका इंस्ट्रक्शन जाएगा कि STA का मतलब हुआ स्टोर, A मतलब एक्यूमुलेटर, यानी कि मेमोरी में जो है एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा। ये M, ये जो मेमोरी हुआ M से AR, यानी कि एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन कोड है 100, तो इसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन BUND,
यानी कि बी से मतलब होता है कि ब्रांच और यूएन का मतलब होता है अनकंडीशनल। ये क्या करता है कि ट्रांसफर कर देता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है उसको दूसरे मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन कोड है 101। तो इसमें इंस्ट्रक्शन जाता है BSA, यानी कि ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सेव करता है पीसी को एंड ब्रांच को। यहाँ पर और आप यहाँ पे इसका फंक्शन भी देख सकते हो। इसका यूज होता है सब रूटीन को कॉल करने के लिए और स्टोर करने के लिए मेमोरी में रिटर्न एड्रेस को। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन कोड है 110। इस ऑपरेशन कोड का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ISZ। तो I का मतलब होता है इंक्रीमेंट और SZ का मतलब होता है एस्कीप इफ जीरो। ठीक है, यहाँ पर आप मीनिंग भी देख सकते हो, इंक्रीमेंट मेमोरी एंड एस्कीप इफ जीरो। ठीक है, फंक्शन भी है कि मेमोरी ऑपरेंड्स को इंक्रीमेंट कर दो और यदि रिजल्ट जीरो है तो उस केस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एस्कीप कर दो। तो ये सारा का सारा टाइप्स है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी टाइप्स। ये भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप याद रखोगे तो ही लिख पाओगे, इसे आप लिखना खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट हो गया, हर एक का ये फंक्शन हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का इंपोर्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये इसेंशियल डेटा ट्रांसफर करता है किनके बीच में, तो मेमोरी और सीपीयू के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है ये सपोर्ट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को। उसके बाद ये इनेबल करता है ब्रांचिंग और सब रूटीन हैंडलिंग को। नेक्स्ट है ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी एलो करता है। लास्ट पॉइंट है कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके मेजर पार्ट को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का इंपोर्टेंस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वे इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज होता है सीपीयू के कम्युनिकेशन के लिए। किससे, तो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि स्टोरेज डिवाइस हो गया, डिस्प्ले हो गया, कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। तो इन सभी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है ये एक तरह से हमें फैसिलिटी देता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किनके बीच में, तो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब है कि जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर सिस्टम से, चाहे वो माउस हो या कीबोर्ड हो या मॉनिटर हो, ठीक है, या यूपीएस हो या सीपीयू हो, जो भी हो, मतलब कंप्यूटर से जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहता उन सभी डिवाइस को हम बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो ये है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में। आई होप आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है कॉमन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इसे डिस्कस करते हैं। इधर इस वाले कॉलम में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इधर ऑपरेशन और इधर मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आता है INP यानी कि इनपुट। इसका ऑपरेशन करने का मतलब है यहाँ पे INP और R जो है यहाँ पे इनपुट और रजिस्टर है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर में आएगा। मीनिंग है कि एक्यूमुलेटर में इनपुट करेक्टर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आउट। इसका ऑपरेशन होगा OUTR। OUT मतलब आउट, R मतलब रजिस्टर। तो इसका मीनिंग है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो आउटपुट डिवाइस में सेंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद है SKI इंस्ट्रक्शन। मतलब है कि स्किप कर देगा यदि इनपुट फ्लैग 0 है तो। और इसका मतलब है कि इनपुट पोलिंग के लिए इनका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SKO। इसका ऑपरेशन है स्किप इफ आउटपुट फ्लैग इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि आउटपुट पोलिंग के लिए इसका यूज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ION यानी कि इंटरप्ट इनेबल। तो ये इंटरप्ट को एलो करेगा। उसके बाद है IOF तो इंटरप्ट डिसेबल। तो ये इंटरप्ट को स्टॉप करेगा।
तो ये सारा का सारा कॉमन इनपुट इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी इंस्ट्रक्शन। तो आप इस चीजों को याद कर सकते हो। बेसिकली ये सारा का सारा पॉइंट जो है थ्योरेटिकल है, तो आप याद रख सकते हो, बार बार देख सकते हो, लिख करके आप याद रख सकते हो ताकि एग्जाम आप लिख पाओ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप सारा का सारा पॉइंट लिख देना, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, जिससे आपको काफी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। आई होप आपको सारा पॉइंट से समझ में भी आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। इंटरप्ट क्या है? एक मैकेनिज्म है जो एलो करता है सीपीयू को कोई भी करंट प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम में, तो उसे स्टॉप करने का एक तरह से एलो करता है ये मैकेनिज्म इंटरप्ट, ठीक है। और वो एग्जीक्यूट करेगा हायर प्रायोरिटी सर्विस रूटीन को। यहाँ पे ISR का मीनिंग है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी इंटरप्ट। इसे समझते हैं, जब मल्टीपल डिवाइस जो रिक्वेस्ट करता है एक साथ ही इंटरप्ट का, तो उस केस में एक सीपीयू जो है सीपीयू को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्ट को सबसे पहले हैंडल किया जाए। तो वो चेक होता है एक तरह से प्रायोरिटी के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रायोरिटी इनकोडर और डेजी चेन को यूज करता है। यदि हायर प्रायोरिटी डिवाइस है उसे पहले प्रीफरेंस मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू लो प्रायोरिटी वाले डिवाइस में, ठीक है। तो ये है इंटरप्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी। यदि नहीं भी आए तो आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप खुद से भी पढ़ना समझना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। तो टाइप देखते हैं इंटरप्ट का कितना होता है। सबसे पहला है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड के हेल्प से हो गया, या डिस्क या टाइमर। तो इन सभी एक्सटर्नल जो डिवाइस है इसके हेल्प से जो इंटरप्ट जनरेट होगा तो वो होगा हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या सिस्टम के कॉल के द्वारा जो इंटरप्ट जनरेट हो उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। थर्ड टाइप है इंटरनल इंटरप्ट। ये जो जनरेट होता है वो प्रोग्राम के एरर के वजह से होता है। यदि हम 15 को डिवाइड दे 3 से, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यदि 15 में हम 0 से दे तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के एरर से जो इंटरप्ट जनरेट होता है उसे बोलते हैं इंटरनल इंटरप्ट। या ओवरफ्लो हो जाए, सपोज दैट की स्पेस है हमारे में 3 नंबर को स्टोर करने का, बट हम स्टोर करवा रहे हैं 5। सपोज दैट इन तीनों में 1 2 3 है, बट हम जबरदस्ती इसमें 4 भी स्टोर करना चाह रहे हैं, 5 भी, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। या इनवैलिड ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन कोड। तो इस टाइप के जो भी एरर होता है उससे जनरेट होता है इंटरनल इंटरप्ट। आई होप आपको टाइप्स इंटरप्ट का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।